वेलकम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। लीजिए फिर से लेकर आ गए हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी ढेर सारी अहम खबरें। शो की शुरुआत करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में 895 अनधिकृत कॉलोनियां होंगी नियमित। सरकार के इस कदम से 35 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। बिहार में नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी। अब 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं। स्मार्ट सिटी बनने की राह हुई थोड़ी मुश्किल। राज्यों को केंद्र सरकार से मिलेगी केवल 20% मदद। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के आए अच्छे दिन। बड़े शहरों में ऑफिस स्पेस की मांग में 58% की बढ़ोतरी। और सरकार के कदमों का दिखा रियल एस्टेट सेक्टर पर असर। सेंटीमेंट्स इंडेक्स में हुआ बड़ा इजाफा। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं और इस काम में ब्रोकर की मदद लेना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां हैं बेहद जरूरी, क्योंकि ब्रोकर आपसे घर खरीदते समय कुछ जरूरी बातें छुपाते हैं। तो आइए आज आपको वो 5 जरूरी बातें बताते हैं जो अक्सर ब्रोकर आपसे घर खरीदते वक्त छुपाते हैं। घर खरीदना जिंदगी का एक अहम फैसला होता है। घर खरीदना हो तो सही जानकारी के लिए होम बायर प्रॉपर्टी ब्रोकर से संपर्क करते हैं और ब्रोकर की जानकारी को आधार बनाकर लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। लेकिन अधिकतर बायर्स को ब्रोकर से सही जानकारी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह होती है बिल्डर और ब्रोकर की साठगांठ। बिल्डर से कमीशन के लालच में ब्रोकर बहुत सी जरूरी जानकारी होम बायर्स से छुपाता है। सही जानकारी न मिलने की वजह से कई बार घर खरीदार प्रॉपर्टी का सौदा करने के बाद ठगा महसूस करते हैं। तो आइए आज आपको 5 जरूरी बातें बताते हैं जो अक्सर ब्रोकर आपसे घर खरीदते वक्त छुपाते हैं। प्रोजेक्ट के आसपास की जानकारी। प्रॉपर्टी ब्रोकर होम बायर्स को सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट की जानकारी देते हैं जिसमें वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इच्छुक होता है। वो ये जानकारी नहीं देता कि जिस प्रोजेक्ट में आप फ्लैट बुक करने की योजना बना रहे हैं उसके आसपास और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। नए प्रोजेक्ट आने से ये प्रोजेक्ट प्रभावित होगा या नहीं। बगल में जो प्रोजेक्ट है उसमें किस तरह के लोग रहने वाले हैं। भले ही ब्रोकर आपको इसकी जानकारी न दे, लेकिन खुद की तसल्ली के लिए इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जब भी आप किसी ब्रोकर से किसी भी डेवलपर का कोई भी प्रोजेक्ट लें तो ये जरूर देख लें कि ब्रोकर का बैकग्राउंड क्या है। आज के दिन रियल एस्टेट में पढ़े लिखे से लेके और एक बहुत ही छोटे लेवल पे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे बड़ी आपको सावधानी ये रखनी चाहिए कि ब्रोकर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्या उसके पास सर्विसेज देने के लिए आपकी सुविधाएं हैं नहीं है, क्या उसने कस्टमर केयर का इंतजाम कर रखा है, क्या उसने आपके क्रेडिट नोट्स के लिए, आप अगर क्रेडिट नोट्स ले रहे हैं मार्केट में तो क्या उनका नेमिंग सिस्टम है, क्या कोई तरीका है कि वो क्रेडिट नोट के साथ उनका ध्यान रखते हैं, उस क्रेडिट नोट्स को उस ब्रोकर ने पे आउट किया है या नहीं किया है, और उस ब्रोकर के उस बिल्डर के साथ कैसे रिलेशन है। सबसे जरूरी बात यह है कि इन 3-4 चीजों का ट्रैक रिकॉर्ड जिस ब्रोकर के साथ कॉम्बिनेशन में हो कि आप उसके साथ ही लें। प्रॉपर्टी ब्रोकर बिल्डर के बैकग्राउंड की जानकारी नहीं देना चाहता। बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट से पहले जिस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है उसका मार्केट रिस्पांस कैसा रहा है, उस प्रोजेक्ट में रह रहे लोगों की बिल्डर के विषय में क्या राय है, क्या वो बिल्डर से खुश है, बिल्डर ने पहले किसी के साथ फर्जीवाड़ा तो नहीं किया। इस तरह के सवालों का जवाब देने से प्रॉपर्टी ब्रोकर हमेशा बचते हैं। इसके लिए बायर्स को खुद से बिल्डर के बारे में रिसर्च करना चाहिए और कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले इन सभी सवालों के जवाब जरूर ले लेने चाहिए। ब्रोकर जो आपको प्रोमिसेस वेरीफाई करे, जो प्रोमिसेस आपको करे, वो एक बार जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं बिल्डर के यहाँ या जब भी आप कोई भी कागजी कार्यवाही पूरी कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि जो भी आपसे पॉइंट्स थे वो बिल्डर के यहाँ वेरीफाइड हैं या नहीं है। अगर बिल्डर के साथ आपने जब वेरिफिकेशन किया और उनमें से किसी भी पॉइंट पे कोई भी संदेह हो तो उसको उसी समय बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ रिजॉल्व करें और उस रिजोल्यूशन के बाद ही आप अपनी बुकिंग कराएं। प्रॉपर्टी ब्रोकर होम बायर्स को बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट की सही जानकारी नहीं देते। बिल्डर ने बायर्स के लिए एग्रीमेंट में क्या क्लॉज लगाए हैं, इस एग्रीमेंट में बायर्स को कितना अधिकार है, क्या एग्रीमेंट में सिर्फ बिल्डर ने अपना ही पक्ष रखा है। प्रॉपर्टी ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स की अच्छाइयों का बखान करेगा। बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट की सही जानकारी के लिए वकील से मदद लेना बेहतर होता है।
प्रॉपर्टी ब्रोकर हमेशा बिल्डर की ओर से मिलने वाले कमीशन स्लैब की सही जानकारी नहीं देता। अमूमन ब्रोकर को मिलने वाला स्लैब 5 से 15% के बीच होता है, लेकिन ब्रोकर इस स्लैब को बहुत ही कम बताता है। आप खुद से मार्केट रिसर्च करें और ब्रोकर से मोल भाव करें। इससे ब्रोकर अपना कमीशन कम करेगा, जिससे आपको प्रॉपर्टी सस्ती दर में मिल सकती है। होम बायर्स के लिए सबसे अहम सवाल होता है कि वो जिस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कर रहा है उसका पोजीशन कब तक मिलेगा। अक्सर देखा गया है कि बिल्डर तय समय पर प्रोजेक्ट का पोजीशन नहीं दे पाते। समय पर पोजीशन नहीं देने के लिए बिल्डर कई तरह के कारण बताते हैं। एक आम होम बायर्स को जानकारी नहीं होती कि कौन सा डेवलपर समय पर पोजीशन दे सकता है। वो अपने इस सवाल का जवाब प्रॉपर्टी ब्रोकर से चाहता है, लेकिन वो गोल मोल जवाब देता है। वो होम बायर्स को सच्चाई से रूबरू नहीं कराता। इसलिए निवेश से पहले बिल्डर के पहले किए गए प्रोजेक्ट में रह रहे लोगों से जानकारी लेनी चाहिए। इससे आपको पता चल सकता है कि बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट का पोजीशन दे सकता है या नहीं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप ब्रोकर के धोखे से बच सकते हैं और बिना किसी ठगी के शिकार हुए एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार में नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी मिल गई है। नए बिल्डिंग बायलॉज की मंजूरी से बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आने की उम्मीद है। नए बिल्डिंग बायलॉज में ऐसा क्या है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार में नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी मिल गई है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बिहार भवन उप विधि 2014 को मंजूरी दे दी गई। नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी मिलने के बाद बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आने की उम्मीद है। देखिए, बिल्डिंग बायलॉज से एक तो जो अभी प्रोजेक्ट्स अटका हुआ था वो उनको सबको गति मिलेगी। 2-2.5 साल से जिन लोगों ने प्लॉट लिया हुआ था वो नक्शा पास नहीं हो रहा था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो एक अनुमान है कि पटना में 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट अभी अटका हुआ था। नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार में 300 वर्ग मीटर यानी करीब 2.5 कट्ठे तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्डिंग बायलॉज के तहत छोटे प्लॉट पर निजी मकान बनाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं 800 वर्ग मीटर यानी 6.32 कट्ठे से कम जमीन पर बहुमंजिला इमारत या अपार्टमेंट का निर्माण नहीं होगा। साथ ही 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवन के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। जो छोटे घर बनाने वाले लोग थे, जो अत्यंत ही गरीब परिवार से आते थे, जिनके पास 2.5 कट्ठे तक की जमीन होगी, वो सिर्फ निगम को सूचना देगा या जो हमारा प्लानिंग एरिया होगा उसको सूचना देगा कि हम घर बना रहे हैं। उसमें हम लोगों का जो सेटबैक है वो सब चीजों का फॉलो किया जाएगा और अर्थक्वेक प्रूफ की गारंटी देनी होगी उनको। अर्थक्वेक प्रूफ जो सर्टिफिकेट है वो हर हालत में उनको देना होगा, चाहे वो छोटा घर बनाए कि पूरा बड़ा घर बनाए। अब कोई भी व्यक्ति जो अपार्टमेंट बनाते हैं वो कम से कम 800 मीटर स्क्वायर मीटर में ही घर बनाने का निर्माण कर सके। नए प्रावधान नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र पर समान रूप से लागू होंगे। बिल्डिंग बायलॉज में जमीन के आकार और सड़क की चौड़ाई को आधार बनाकर भवन निर्माण के मानक तय किए गए हैं। पहले सिर्फ पटना या कुछ निगमों के लिए ही हम लोगों के पास बिल्डिंग बायलॉज था। अब हम पूरे बिहार के लिए कानून स्थापित किए और लगभग 143 जो हमारी यूएलबी हैं तमाम जगह इम्प्लीमेंट होंगे। बिल्डिंग बायलॉज की खास बातों में नए टाउनशिप अब 30 मीटर से कम चौड़ाई सड़क और 5 हेक्टेयर से कम जमीन पर टाउनशिप का निर्माण नहीं होगा। पार्किंग के क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत में जमीन का 25% इलाका पार्किंग के लिए आरक्षित होगा, जबकि पार्किंग क्षेत्र का 15% जगह गेस्ट और एम्बुलेंस के लिए होंगी। वहीं साधारण भवन की पूरी जमीन का 5% और बहुमंजिला इमारत के मामले में कुल भूमि के 10% हिस्से को पेड़ पौधे से कवर कराना होगा। प्लांटेशन हर हालत में करना है। छोटे घर बनाएंगे तो 5% और कोई इंटीग्रेटेड टाउनशिप टाइप का होता है तो उसके लिए भी अलग व्यवस्था किया गया। और जो अपार्टमेंट बनेगा उसमें 10%, कम से कम 10% इलाका आपको प्लांटेशन मिलाना। गंगा के तटबंध से 200 मीटर पहले और दूसरी नदियों के तटबंध से 100 मीटर पहले तक कोई निर्माण नहीं होगा। नए बनने वाले सभी भवनों भूकंपरोधी सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। मकान का नक्शा पास करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा। नदी के किनारे हेरिटेज बिल्डिंग की मरम्मत के अलावा कोई दूसरा निर्माण नहीं होगा।
15 मीटर से अधिक ऊंचे भवन के निर्माण के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। IT और ITS भवनों के लिए अलग से सेटबैक का प्रावधान होगा। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े जानकारों की माने तो नए बिल्डिंग बायलॉज बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। नए बिल्डिंग बायलॉज से निर्माण इंडस्ट्री फिर से तेजी से आगे बढ़ेगी। अभी तक बिहार में बिल्डिंग बायलॉज नहीं होने से बिल्डिंग्स के निर्माण पर रोक लगी हुई थी। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरें, क्योंकि हर एक खबर जरूरी होती है। अजमेर समेत प्रदेश में दूसरे स्मार्ट शहर बनाने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को ही 80% धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में राज्य सरकारें अपने स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट प्लान इसी आधार पर तैयार करें कि वो 80% धन की व्यवस्था कैसे करेंगी। मेट्रो यात्रियों के लिए साल 2015 खुशखबरी लेकर आ रहा है। सबसे पहले कामकाज के लिए ITO आने वालों को DMRC राहत देने जा रही है। जनवरी में मंडी हाउस से आगे ITO लाइन शुरू हो जाएगी। मंडी हाउस से आगे ITO तक मेट्रो चलने से करीब 70,000 यात्रियों को फायदा होगा। इसके बाद अगले 2 महीने में फरीदाबाद से दिल्ली के बीच भी मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी का दौर खत्म होता दिख रहा है। जुलाई सितंबर के दौरान देश के प्रमुख शहरों में ऑफिस स्पेस की मांग में 58% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रॉपर्टी एडवाइजरी फर्म JLL के मुताबिक 2014 के जुलाई सितंबर महीने में कुल 9.3 लाख ऑफिस स्पेस की खपत हुई है। ये साल 2013 के इसी समय के मुकाबले 58% ज्यादा है। हाल के दिनों में सरकार ने रियल्टी सेक्टर के लिए बड़े कदम उठाए हैं। मसलन हाउसिंग सेक्टर में FDI के नियमों को आसान करना। 100 नए स्मार्ट शहरों के सपने को साकार करने के लिए बजट में 7,060 करोड़ रुपए का प्रावधान। होम लोन के इंटरेस्ट पर मिलने वाली छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करना और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को मंजूरी। इन कदमों का असर रियल्टी सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। इस बात की ताकीद उद्योग चैम्बर फिक्की और प्रॉपर्टी सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक की ओर से जारी किए गए रियल्टी सेंटिमेंटल इंडेक्स में इजाफे को देखकर लगाया जा सकता है। बीती तिमाही में इंडेक्स 51 से बढ़कर 63 के स्तर पर पहुंच गया। ये अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। DD हाउसिंग स्कीम 2014 में शामिल किए गए 1252 वेटिंग लिस्ट आवेदकों में से कुछ की किस्मत अभी भी पलट सकती है। DDA के 25,040 सफल आवेदकों में से अनेक आवेदकों का फ्लैट आवंटन रद्द हो सकता है। ऐसे में वेटिंग लिस्ट में शामिल आवेदकों को एक और मौका मिल सकता है। नोएडा के सेक्टर 72 और 73 के पास बन रही इमारतों में घर बुक करा चुके लोगों की आजकल नींद उड़ी हुई है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 72 और 73 में बन रही ज्यादातर इमारतों को अवैध बताते हुए 1 हफ्ते के अंदर उन्हें गिराने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि नोएडा के सरफाबाद गांव सहित करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में करीब 1100 इमारतें बन रही हैं। ये सभी इमारतें लाल डोरे यानी कि गांव की जमीन पर बनाई जा रही है। और गांव की जमीन पर कितनी मंजिला इमारत बनाई जा सकती है, इसे लेकर ना तो पंचायत और न ही अथॉरिटी ने कोई दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। इसी का फायदा उठाकर बिल्डर जिला पंचायत से नक्शा पास करा लेते हैं और ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर देते हैं। दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने पर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने अवैध कॉलोनियों से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही 895 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा कर सकती है। अगर सरकार इन सभी कॉलोनियों को नियमित। तो फिर से आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी 24 में। और घर में लगे पेड़ पौधे घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वास्तु शास्त्र के अनुसार हर घर के लिए कुछ पेड़ पौधे शुभ होते हैं तो वहीं कुछ अशुभ फल भी देने वाले होते हैं। तो आइए जान लेते हैं घर में वास्तु के हिसाब से पेड़ पौधों को किस दिशा और किस हिस्से में लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। ऐसा कौन होगा जो अपने घर में पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहता होगा। घर में लगे पेड़ पौधे घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वास्तु शास्त्र के अनुसार हर घर के लिए कुछ पेड़ पौधे शुभ हैं, तो वहीं कुछ पेड़ पौधे घर आंगन में लगाने से अशुभ फल भी देते हैं। तो आइए जानते हैं घर में पेड़ पौधों को किस दिशा और किस हिस्से में लगाना शुभ होता है। तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी में कई औषधीय गुण भी हैं। तुलसी का पौधा घर में उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इन दिशाओं में लगाए जाने से तुलसी का पौधा बरकत लाता है। बरगद और पीपल के पेड़ हिंदू धर्म में पवित्र माने जाते हैं। बरगद के पेड़ को घर में नहीं बल्कि मंदिर में लगाना चाहिए। ऊंचे पौधे को घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए।
ऐसी जगह जहां इन्हें सूरज की भरपूर रोशनी मिले और ये पौधे घर में रहने वालों का रास्ता ना रोके। छोटे आकार के पौधों को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, लेकिन इन्हें उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ नहीं होता है। कैक्टस जैसे कांटेदार पौधों को घर के भीतर लगाने से बचें, लेकिन गुलाब का पौधा घर में लगाया जा सकता है। लताओं वाले पौधे को प्रवेश द्वार या एक्सटीरियर स्पेस जैसे बालकनी में लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लताएं कंपाउंड की दीवार से ऊंची न चली जाएं। दूधिया पेड़ पौधे को घर के आंगन में ना लगाएं। इनके घर में होने से घर में रहने वालों को सेहत से जुड़ी परेशानी हो सकती है। घर के ठीक सामने या बीच में कोई भी पौधा लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है। फलों के पेड़ जैसे आम, जामुन, केला, दूधिया पेड़ जैसे महुआ, पीपल और कांटेदार पेड़ जैसे बबूल, बेर आदि को घर के प्रांगण में ना लगाएं। कुछ ऐसे पौधे और पेड़ हैं जिन्हें घर के आंगन में लगाना शुभ होता है, जैसे अनार, दालचीनी, नारियल, अशोक, गुलाब, चमेली, केसर और चंपा के पेड़ पौधे शुभ फलदायी होते हैं। तो इस तरह आप भी अपने घर में पेड़ पौधों को वास्तु के हिसाब से सही दिशा में लगाकर शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, न्यूज़ 24। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल है या आप किसी कानूनी मसले से दो चार हो रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसी